जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट 2023 के बारे में। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप से संबंधित जीके के 25 क्वेश्चन कराऊंगा। इसी 25 क्वेश्चन में आपके जीके के क्वेश्चंस रहेंगे, जीके के क्वेश्चंस रहेंगे प्लस एसएसटी के यानी कि सामाजिक विज्ञान के प्रश्न रहेंगे। और आप समझ सकते हैं कि जीके और सामाजिक विज्ञान का आपके पेपर में एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर क्या यही प्रश्न आएंगे। तो देखिए, किसी भी पेपर का एक सिलेबस होता है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, और हमने उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन सेट किए हुए हैं। और इस वीडियो में आपको 25 जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जाएंगे और इन्हें आप बिल्कुल रट जाइएगा। यानी रट तो सकते नहीं, लेकिन जितनी देर तक चलेगी उतनी देर तक प्रण लेकर बैठिए कि मैं वीडियो को देखूंगा। यदि आप उतनी देर तक वीडियो को देखते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन अगर जो आप अटेम्प्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और 29 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। आप समझ सकते हैं आपके पास कितना कम समय बचा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। जो भारत है उसमें पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पे स्थित है? क्या उत्तराखंड में, कि तमिलनाडु में, कि हिमाचल प्रदेश में, कि राजस्थान में? तो तमिलनाडु क्या इसका सही उत्तर है, क्योंकि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है। जो भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान क्या झारखंड का है, कि छत्तीसगढ़ का है, कि मध्य प्रदेश का है, कि आंध्र प्रदेश का है? भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ है उसका कोयला उत्पादन में क्या है, बड़ा योगदान है। पहले झारखंड था बट अब छत्तीसगढ़ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानीगंज कोयले की खान स्थित है। जो रानीगंज में कोयले की खान है वो कहाँ स्थित है? क्या बिहार में, कि पश्चिम बंगाल में, कि झारखंड में, या फिर उड़ीसा में? रानीगंज जो कोयले की खान है वो किस राज्य में स्थित है? क्रमशः आपको 4 राज्य दिख रहे होंगे। और मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि जैसे ही आप इस क्वेश्चन को, अगर जो आपको एग्जाम में दिख जाएगा क्वेश्चन, तो अगर जो आप यहाँ पे मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़रूर आप उस ऑप्शन को टिक कर देंगे जो उसमें सही होगा। ओके, तो आपको याद होना चाहिए और आपको पूरा कंसिस्टेंसी के साथ यानी कंटिन्यू पूरा फोकस करके इस वीडियो को देखना चाहिए। ओके, तो जो पश्चिम बंगाल है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयले की खान स्थित है, पश्चिम बंगाल में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा संसाधन नहीं है? यानी कि कौन है जो ऊर्जा संसाधन नहीं है? क्या जल ऊर्जा संसाधन नहीं है, कि पेट्रोलियम, कि कोयला, या फिर मैग्नीज? कौन है जो ऊर्जा का संसाधन नहीं है? जो ऊर्जा संसाधन नहीं है, आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं कि जल ऊर्जा संसाधन नहीं है, कि पेट्रोलियम ऊर्जा संसाधन नहीं है, कि कोयला, या फिर मैग्नीज। फटाफट से आप सभी के सभी बच्चे कमेंट करें कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, यानी कौन ऊर्जा संसाधन नहीं है। तो जो मैग्नीज आपको दिख रहा है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि मैग्नीज ऊर्जा संसाधन नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप आईएमपी कर लीजिए और इस क्वेश्चन को आप अभी के अभी याद कर लीजिए, क्योंकि जो भारत की सबसे राष्ट्रीय लंबी मतलब कि लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन है? NH-44 है। और ये बोर्ड के एग्जाम में अक्सर करके पूछता है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ओके, इसे कई तरीकों से पूछ सकता है। हालांकि आप याद रखें कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH-44 इज द राइट ऑप्शन। NH-1 नहीं, NH-32 नहीं, नहीं NH-8, NH-44 क्या इसका सही ऑप्शन है। यानी जो NH-44 है वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मतलब कि राजमार्ग है, जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक है। भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? जो भारत का सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली है वो कौन सी है? यानी क्या रेल परिवहन सबसे बड़ा है, कि सड़क परिवहन, कि वायु परिवहन, या फिर जल परिवहन? यानी जो पूछा है कि भारत देश में सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है, यानी सबसे ज़्यादा
किससे लोग यात्रा करते हैं, क्या रेल से, सड़क से, या फिर वायु से, या फिर जल से। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है। तो आपको भी पता होगी कि रेलवे का जोर शोर चलता है, यानी रेलवे की वजह से है सब कुछ, यानी रेल परिवहन इसमें क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है। जो पाइपलाइन परिवहन है उसका संबंध क्या जल से है, या फिर खनिज तेल से है, या फिर बिजली से है, या फिर इनमें से कोई नहीं। और मैं आपको बता दूं कि इन प्रश्नों को मैंने एक आधा बार कराए हुए हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके 25 में से कितने सही थे। बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप कमेंट करेंगे कि हाँ सर मेरे इतने क्वेश्चन सही थे। तो जो पाइपलाइन परिवहन का संबंध है वो किससे है, तो खनिज तेल से है। किससे है, खनिज तेल से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत निर्यात व्यापार की वस्तु है। भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु है क्या खनिज तेल, दवाइयाँ, कपास, या फिर चाय। भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु कौन सी है, क्या खनिज तेल है, या फिर दवाइयाँ, या फिर कपास। तो इसमें जो चाय है वो क्या है, राइट ऑप्शन है। आयात मने आना, निर्यात मने जाना, यानी भारतीय निर्यात का व्यापार की वस्तु कौन है, तो चाय है। यानी चाय सबसे ज़्यादा हम लोग के यहाँ से असम से उत्पादित होती है और उसकी सेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है। देखिए अभी आ भी गया कि भारत में सबसे ज़्यादा राज्य जो चाय है वो किस में पैदा होता है, क्या उत्तर प्रदेश में, क्या अरुणाचल प्रदेश में, कि झारखंड में, कि असम में। तो मैंने अभी बताया है असम में। तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि असम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार किन माध्यम मतलब किन के मध्य होता है। जो विदेशी व्यापार होता है वो किसके मध्य होता है, क्या दो देशों के मध्य होता है, कि दो प्रदेशों के मध्य होता है, कि दो नगरों के मध्य होता है, कि दो गांवों के मध्य होता है। साफ साफ बोल रहा है कि विदेशी व्यापार, यानी दो देशों के बीच व्यापार, दो देशों के मध्य व्यापार। ओके, इसे क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्जियम क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर भारत के किस राज्य से छोटा है। यानी जो बेल्जियम है वो क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से भारत के किस राज्य से छोटा है। और इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा भी होगा और ये क्वेश्चन आपको याद भी होना चाहिए। क्या हिमाचल प्रदेश का सही ऑप्शन है, कि उत्तराखंड, हरियाणा, या फिर झारखंड। तो जो हरियाणा आपको दिख रहा है वो क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो बेल्जियम देश है वो क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर हरियाणा से भी छोटा मतलब कि है, हरियाणा से भी छोटा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। यानी जो वर्ष 1956 में एक कानून पारित किया गया था श्रीलंका में, जिसके द्वारा श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। यानी उस कानून में किस भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया, क्या तमिल को, कि द्रविड़ संस्कृत को, कि दक्षिणी हिंदी को, या फिर सिंहली को। तो आपको बता दूं कि जो सिंहली है वो इसमें राइट ऑप्शन है, क्योंकि सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर के शासन को जोड़ा गया है, इसे क्या कहा गया है। यानी जो भारत है उसमें जो संघीय शासन व्यवस्था है में तीसरे स्तर के शासन को जोड़ा गया है, इसे क्या कहा जाता है। क्या पंचायत या नगर पालिका, स्थानीय सरकार, संगठन, सामाजिक संगठन, या फिर आर्थिक संस्था। तो इसे क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं इसे क्या कहते हैं, क्या पंचायत, नगर, या नगर पालिका। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, पंचायत, नगर, या नगर पालिका। इसे तीसरा मतलब कि जोड़ा गया है, इसे तीसरे स्तर के शासन पर जोड़ा गया है, किसे, पंचायत या नगर पालिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या 9 हैं, 7 हैं, 10 हैं, या फिर 8 हैं। तो 8 हैं, 8 क्या इसका राइट ऑप्शन है। चलिए इसको एक बार एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि एक्सप्लेन करते हैं कि वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य ने अपनी राज्यता खो दी है और इसे एक अलग केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर से अलग करके एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया।
यह प्रभावी हुआ कब? तो 21 अक्टूबर 2019 को ये प्रभावी हुआ था। यानी विथ एक्सप्लेन आपको आंसर मिल गया। इसको आप पढ़ लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे और इसे अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को मतलब कि मान्यता दी गई है? क्या 20 भाषाओं को, 21 भाषाओं को, 22 भाषाओं को या फिर 23 भाषाओं को? तो जो 22 भाषा है वो क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है इसमें 22 भाषाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? यानी कौन है जो संघीय राज्य नहीं है? क्या मणिपुर है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है या फिर दिल्ली? इसमें से कौन सा राज्य है जो संघीय राज्य नहीं है? तो आपको पता होगा दिल्ली क्या इसमें केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि ये संघीय राज्य नहीं है, यानी दिल्ली क्या इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है उसकी स्थापना कब हुई थी? इसका आप कमेंट करके बताएंगे। और इस क्वेश्चन को मैंने कई बार पढ़ाया है और ये क्वेश्चन बार बार आप लोगों के मन में डाउट उत्पन्न करता है और इस बार बिल्कुल सटीक आंसर मैं आपको बताऊंगा। क्या वर्ष 1980 में, वर्ष 1990 में, वर्ष 1959 में या फिर 2004 में? तो वर्ष 1959 इज द राइट ऑप्शन। यानी कि इसको आप याद कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IMP। IMP क्वेश्चन है क्या है? IMP, जिसको मैं IMP कर रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। भारत में पंचायती राज की व्यवस्था कब स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उल्लेखनीय सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? क्या शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है कि कृषि या फिर पुलिस? यानी शिक्षा, कृषि, पुलिस या फिर रक्षा? कौन है जो समवर्ती सूची में? देखिए, एक संघ सूची होती है और एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। तो जो इसका शिक्षा है वो क्या है? राइट ऑप्शन है क्योंकि ये दोनों में है, संघ और राज्य स्तर पे दोनों पे शिक्षा है। ओके, दोनों सूचियों में है। अब चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं, आपको समझाते हैं कैसे। देखिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। परिचय इसका, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 246 में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची नामक 3 सूचियों का उल्लेख है जो संघ और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन को निर्दिष्ट करती है। यानी ये सूचियां क्या करती हैं? राज्य और संघ के बीच अंतर स्पष्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक असमानताओं एवं गड़बड़ियों की पहचान करने तथा विविधताओं को समाहित करने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? क्या प्रशासन तंत्र है कि राजतंत्र है कि लोकतंत्र है कि शाही तंत्र है? तो आपको पता होगा जो लोकतंत्र है उसका सही उत्तर है क्योंकि लोकतंत्र में सभी असमानताओं को दूर किया जाता है और जितनी भी विविधताएं हैं, चाहे वो भाषा से संबंधित हो, चाहे वो आपके जाति से संबंधित हो, चाहे वो आपके धर्म से संबंधित हो, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें सभी जातियों को, सभी धर्मों को क्या किया जाता है? समान मतलब कि अहमियत दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरियार स्वामी नारायण कौन थे? वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, लेखक थे? तो आपको पता होगा कौन थे? वो समाज सुधारक थे क्योंकि वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यानी भारत के संविधान के हिसाब से कौन सा इसमें से एक कथन है जो गलत है? चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह धर्म को एक राजकीय धर्म बताता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी देता है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। कौन सा ऑप्शन है जो इसमें गलत है? और मैंने अभी आपको बताया कि हम लोगों के देश में सभी चीज़ें क्या हैं? समान है, लेकिन जो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या है? गलत है। यानी कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसको एक राजकीय धर्म बताता है। सभी धर्मों को क्या है? समान निर्दिष्ट करता है। यानी कि क्या है? भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि सभी धर्मों और सभी जातियों क्या करता है? समान मानता है। इसीलिए जो दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? इसमें गलत है। यानी कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, क्या है? बिल्कुल ऑप्शन गलत है क्योंकि ये राजकीय धर्म किसी को नहीं बताता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी वो कौन सा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? क्या हरियाणा की
या फिर बिहार की, या फिर राजस्थान की, या फिर मेघालय की। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो जो हरियाणा आपको दिख रहा है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो हरियाणा है ये क्या है, प्रति व्यक्ति आय इसकी सबसे सर्वाधिक है। हरियाणा में संपन्न लोग हैं, अमीर लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्या 14 नवंबर को, कि 15 सितंबर को, कि 14 दिसंबर को, या फिर 14 सितंबर को? क्या हिंदी दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या 14 नवंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, कि 15 सितंबर को, कि 14 दिसंबर को, या फिर 14 सितंबर को? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप इसे याद कर लेंगे, क्योंकि अभी हिंदी दिवस जस्ट बीता है, तो ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? मानव विकास रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? क्या 125वां प्राप्त हुआ था, कि 124वां, या फिर 129वां, या फिर 130वां? कौन सा स्थान प्राप्त है इसको? मानव विकास रिपोर्ट में 2019 में जो हुआ था उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 129वां स्थान प्राप्त हुआ, 129वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया? यानी जो हमारे बापूजी थे, जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने कब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया? गांधी जी के द्वारा कब चलाया गया? क्या 2008 में, कि 2010 में, 2005 में, 2000 में? किस वर्ष में गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया था? तो वर्ष 2005 में। गांधी जी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय, देखिए गांधी जी के द्वारा नहीं चलाया गया था, दूसरे के द्वारा चलाया गया था, कि उनके नाम पे था। ये नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एक्ट चलाया गया था, ये नाम है पूरा टोटल। ये महात्मा गांधी के द्वारा नहीं चलाया गया था ये। ओके, इसी के साथ चलिए देखते हैं हम लोग का। चलिए इसी के साथ आपके पूरे के पूरे प्रश्न खत्म हुए। एंड थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों का लगातार प्यार और सपोर्ट बना रहता है, और हम आपके लिए डेली बाय डेली मैथ करते हैं, डेली बाय डेली न्यू पीपीटी और न्यू क्वेश्चंस लेके आते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे। और अगर जो आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, तो आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई अपना ओपन होकर नंबर नहीं देता, लेकिन हम हैं कि जो नंबर देते हैं 9919282495। इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके आराम से बात कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम, मतलब कि इसी एग्ज़ाम के बारे में। 9919282495। दोस्तों चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पीपीटी के साथ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए होगी। अब महामैराथन क्लासेस आपकी जल्दी ही चलेंगी। दोस्तों थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स।